हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डेमोक्रेटस के हवाले से बात की, जिसमें सबसे पहले एटम का आइडिया दिया। फिर हम लोगों ने 17वीं सेंचुरी की बात की, जिसमें कंपाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ कि कंपाउंड को हम लोग किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में, इसके लास्ट में तकरीबन 18 सेंचुरी है 1789 में एंटोइन लिवाइजे ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रीटाइज ऑन केमिस्ट्री। इस बुक में इसने बड़ी डिटेल से इस बात को एक्सप्लेन किया कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन अप होके कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। फिर इस तरह से जैसे ही 19वीं सेंचुरी का आगाज हुआ तो सबसे पहले 1808 में जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर कॉल्ड एटम्स, जिनको इसने एक बार फिर एटम्स का नाम दिया। एटम्स जो हैं These are indivisible, इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर identical in size, mass and other properties. यानी सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो साइज में, मैस में और प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है, इसके जितने भी लाखों करोड़ों एटम्स हैं वो मैस में, साइज में और प्रॉपर्टीज में सेम है। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, मैस एंड अदर प्रॉपर्टीज। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो मैस में, साइज में और प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। इनके जो एटम्स होते हैं वो मैस में, साइज में और प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। इस तरह से एक और पोस्टुलेट था कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं और रीअरेंज होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे एटॉमिक थ्योरी के जो जॉन डॉल्टन ने 1808 में प्रेजेंट किए। तो इसका पहला पोस्टुलेट ये वही था जो सदियों पहले डेमोक्रिटस ने कहा था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। उसकी बात तो एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी। इसने भी वही बात की, लेकिन इसने इसका एविडेंस दिया। इसने कहा कि एटम्स जो हैं यही मिलके मैटर बनाते हैं। यानी एटम्स को हम लोग कंबाइन अप करना शुरू करें तो मैटर्स बन जाएगा हमारे पास। तो अब इसने इस बात का एविडेंस दिया, इसको प्रूव किया कि मैंने ये कैसे कह दिया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच आर कॉल्ड एटम्स। तो इसने दो साइंटिफिक लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, जिनको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसने दो लॉज को बेस बनाया। इसमें जो पहला लॉ था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं। दूसरा लॉ जिसको इसने बेस बनाया वो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
इसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन could not be explained if you disagree with the existence of atom. अगर आप लोग एटम्स के वजूद को नहीं मानते, अगर आप लोग नहीं मानते कि एटम्स जो हैं ये मिलकर मैटर बनाते हैं, तो फिर आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल लॉ थे, वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक लॉज हैं, तो हम लोग इन दो लॉज को तो जस्टिफाई कर चुके हैं। तो फिर इसने यही कहा कि अगर आप इन दो लॉज को जस्टिफाई कर चुके हो तो फिर एटम्स को क्यों नहीं मानते। तो इस तरह से ये अपनी बात करने में कामयाब हुआ कि वाकई ही मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको एटम्स बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन थे क्या, जिनको इसने बेस बना के अपनी बात प्रूव की। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों लॉज की। पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, जिसको इसने यूज किया। इसको मैं रेज कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसको 1789 में एंटोइन लिवाइजे इसने प्रेजेंट किया। ये लॉ था क्या, इस लॉ के अकॉर्डिंग इन केमिकल रिएक्शन mass of product is the same as the mass of reactant। यानी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के एटम्स का मास और रिएक्टेंट के एटम्स का मास सेम होता है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करके वाटर बना देते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। अगर हम लोग रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एक एटम के मास की बात करें तो वो 1 AMU होता है, राउंड अबाउट 1 AMU मास है हाइड्रोजन के एक एटम। और रिएक्टेंट में अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU होता है। इसी तरीके से इन दोनों के रिएक्शन से जब प्रोडक्ट हमारे पास वाटर बन जाता है, हम लोग अगर वाटर की बात करें तो वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वाटर में हाइड्रोजन के एक एटम का मास 50 AMU तो नहीं होता, वाटर में भी हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU ही है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU ही है। यानी खा एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड पे हों, खा एटम्स प्रोडक्ट के हों, इनका मास हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। इसी वजह से हम लोग इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स के अंदर भी एटम्स का मास वही होता है। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का 1 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 AMU, और इधर से भी हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। तो हम लोग इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। कैसे? जैसे अगर इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो इधर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऑक्सीजन कर देंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हम लोग इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमने क्यों किया? दरअसल हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU होता है, तो 4 एटम्स यहां पे हो गए तो इनका मास हो जाएगा 4 AMU। और ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम है, एक एटम का मास 16 है, तो 2 एटम्स का 32 AMU। और इसी तरीके से वाटर जो है, इसमें अगर आप लोग देखें तो यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 4 AMU। और इसी तरीके से
एक ऑक्सीजन है, इसका मैं एक ऑक्सीजन ये है, इसका मैथ 16 है, यहाँ पे 2 है, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन भी 2 बन जाएगी, तो इसका मैथ हो गया 32 AMU। तो अब अगर आप देखें तो दोनों रिएक्टर्स का मैथ अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास 36 AMU बनता है। और इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट में अगर आप लोग देखें तो 32 ऑक्सीजन का और 4 हाइड्रोजन का, तो हमारे पास बन गया 36 AMU। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अब आप लोग खुद फैसला करें कि क्या हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम लोग एटम को नहीं मानते। अगर हम लोग एटम्स को ही नहीं मानते तो फिर हम लोग हाइड्रोजन का 1 AMU मास है, ऑक्सीजन का 16 AMU मास है, इस तरीके से हाइड्रोजन का या वाटर का टोटल मास हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर हम लोग एटम को नहीं मानते तो हम लोग इस लॉ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यही बात जॉन डॉल्टन ने की कि आप लोग अगर एटम को नहीं मानते तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की किस तरह से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से इसने ये एविडेंस दिया कि वाकई आपको मानना पड़ेगा इस कायनात में जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। इस तरह से इसने दूसरा लॉ को भी वेरीफाई किया, इस दूसरे लॉ को भी बेस बनाया अपनी बात को एक्सप्लेन करने में, जो कि था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये भी 18th सेंचुरी के लास्ट में जोसेफ प्रॉस्ट ने इसको प्रेजेंट किया। जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या कहा, इसने कहा कि प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है, यानी कि प्योर केमिकल कंपाउंड हैज ऑलवेज सेम कंपोजिशन and definite proportion। definite का मतलब होता है fixed, definite या मैं लिखता हूं यहां पे fixed proportion। proportion रेशो को कहते हैं, proportion by mass and it does not depends upon source and methods of preparation। जोसेफ प्रॉस्ट का कहना था कि जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मेरे पास अगर वाटर है H2O, ये अगर प्योर है तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। अगर इसके एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी। यानी अगर पाकिस्तान में वाटर का एग्जांपल ले लें और जाके कहीं अमेरिका में पानी का एग्जांपल ले लें तो उसमें जो एटम्स की कंपोजिशन है वो सेम है। ये नहीं कि अमेरिका में जाके कहीं इसका फार्मूला H4O हो जाता है, H10O हो जाता है, नहीं, वहां पे भी एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इसका मतलब ये कि इसमें एटम्स की अगर मास की रेशो बनाई जाए तो वो फिक्स्ड रहती है, कभी चेंज नहीं होती। हम लोग बेशक उस कंपाउंड को जिस मर्जी तरीके से बना लें या जिस मर्जी सोर्स से हम लोग उसको हासिल कर लें, अगर कंपाउंड हमारा प्योर है तो उसकी कंपोजिशन, उसकी जो प्रोपोर्शन है मैसेज की, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल से बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इस तरह से अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट इसको तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से एक और तरीका भी है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का कि हम लोग मीथेन गैस
और मीथेन, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, मीथेन, और इसकी अगर हम लोग वाटर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ ये थोड़ी हम लोग शायद लाइट में इशू है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन। तो मीथेन, अच्छा इसको थोड़ा तेज कर लेते हैं। मीथेन कि जब हम लोग कंबस्टन करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मीथेन की जब कंबस्टन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। तो इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन होंगे, इस तरह से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस 2 ये 4 और ये 4। अच्छा जी, तो आप लोग देखिए हमने यहाँ पे 3 तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या देखना है, देखिए हमारे पास इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बने, एक दूसरे तरीके से भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया और एक तीसरे तरीके से भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कोई सी भी इनमें से ले लें, आप लोग नोट करेंगे कि यहाँ पे कार्बन के अगर मैस की बात करें तो ये 12 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एक एटम का मैस 16 है, तो 2 एटम का मैस हो जाएगा 32। तो इनके एटॉमिक मैसेज की अगर हम लोग रेशो की बात करें तो वो बनती है 12:32। अब ये जिस मर्जी तरीके से आप बना लें कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी हाँ इस तरीके से बना लें, ये तरीका और है कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का, ये तरीका और है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, लेकिन आप लोग हमेशा नोट करेंगे कि अगर ये कंपाउंड प्योर है तो इसकी कंपोजिशन भी सेम है, फिक्स्ड है, यानी हमेशा CO2 ही होगी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, और इसमें जो एटम्स की मैसेज की प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो भी हमेशा फिक्स रहेगी, हाँ कोई भी तरीका हो। तो आप लोग अब यहाँ पर खुद ही फैसला करें कि अगर हम लोग एटम्स को नहीं मानते तो इनके मैसेज की कैसे बात कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके मैसेज की बात नहीं कर सकते तो फिर इनकी ये मैसेज के अंदर जो डेफिनेट प्रोपोर्शन पाई जाती है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी इसी बात को जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया, यूज किया कि ये दोनों लॉज जिनको आप लोग मानते हैं, इन दोनों लॉज को आप लोग एटम के वजूद के बगैर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन could be explained only if you agree with the existence of atom। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने साइंटिस्ट की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। फिर इस तरह से इसी सदी के लास्ट में इसके ऊपर वर्किंग हुई। फिर 1886 में जो है गोल्डस्टीन इसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और अगर आज हम लोग मॉडर्न दौर की बात करें तो आज के मॉडर्न रिसर्चर्स इस बात को शो करती हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम्स तो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल पे कंसिस्ट होते हैं। यानी एटम्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है कि ये हर एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स बुनियादी पार्टिकल्स हैं, इनके बगैर एटम नामुकम्मल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है, जैसे हाइड्रॉन, क्रिप्टन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटीनो। इसके अलावा बल्कि आज की इस मॉडर्न दौर में साइंटिस्ट की रिसर्च यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक एटम्स के अंदर कमोबेश 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनमें ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हम लोग इनकी डिस्कवरी की बात अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग एटम्स को अब प्रॉपरली डिफाइन करें कि एटम है क्या, हम एटम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। अब हम लोग एटम को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हम लोग को अपनी आंख से नजर नहीं आता, इतना छोटा पार्टिकल है।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। पहले तो था ना कि इसको डिवाइड ही कर सकते हैं, लेकिन अब तो मॉडर्न रिसर्च इस बात को शो करती है। तो एटम के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनमें तीन फंडामेंटल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एटम वो छोटा पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन राइज हो जाता है कि एटम का मतलब, हम लोग लास्ट क्लास में बता के आए थे कि एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। लेकिन अब मॉडर्न रिसर्च इस बात को शो कर रही है कि एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एटम को हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, हाइड्रोन, क्रिप्टॉन यानी 100 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो फिर जब हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं तो फिर हम लोग इनको एटम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटम का मतलब तो इनडिविजिबल होता है, इसका नाम भी चेंज कर देना चाहिए। तो याद रखिएगा, एटम्स को अभी भी हम लोग मॉडर्न रिसर्च के बाद भी हम लोग एटम ही बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि एटम्स जो हैं, याद रखिएगा, ये केमिकल रिएक्शन में ब्रेक डाउन नहीं होते। यानी आप लोग इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which cannot broken down in simple chemical reaction। सिंपल केमिकल रिएक्शंस में एटम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, टूटते नहीं। इसी वजह से हम लोग आज की इस मॉडर्न रिसर्च के बाद भी इन छोटे पार्टिकल्स को एटम्स का ही नाम देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अपने आने वाले लेक्चर्स में एटम्स के एटॉमिक मास के ऊपर बात करनी है कि एटम का एटॉमिक मास हम लोग आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मॉडर्न दौर में हम लोग यूज करके किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। और साथ में हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में ये भी बात करेंगे कि 18वीं सदी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास किस तरह से डिटरमाइन किया। हालांकि उस टाइम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स का आइडिया ही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जैकब बर्जीलियस की, जिसने 18th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले बहुत सारे एलिमेंट्स के, तकरीबन राउंड अबाउट 43 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया। यानी अगर हम जैकब बर्जीलियस की बात कर लें, क्योंकि हम लोगों ने एटॉमिक मासेस की एक्सप्लेनेशन करनी है अपने आने वाले लेक्चर में, तो जैकब बर्जीलियस ने तकरीबन 43 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को भी डिटरमाइन किया। इसके साथ साथ अगर हम लोग जैकब बर्जीलियस की बात करें तो ये पहला पर्सन था who introduced, who give the idea of giving symbol to an element। तो एलिमेंट्स को इनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, ये वाला आइडिया भी सबसे पहले जो है ये जैकब बर्जीलियस ने किया। इसी तरीके से जैकब बर्जीलियस जो है, इसने तकरीबन 2000 कंपाउंड्स के जो परसेंटेज कंपोजिशन है इसको भी इसने कैलकुलेट किया। यानी जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की क्या परसेंटेज है, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, तो इसने तकरीबन 2000 कंपाउंड्स की एटम्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन किया। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की क्लास में जैकब बर्जीलियस की क्यों बात करें, क्योंकि हमारी इनकमिंग क्लासेस में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से बात करनी है कि ये एटॉमिक मासेस किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं।